हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में भूगोल विषय का पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न करवाने वाले हैं। एक मैराथन वीडियो होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो भी प्रश्न कराएंगे बोर्ड परीक्षा में पक्का 100% आएगा और इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है और आपको बहुत सारे प्रश्न करवाने हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। इसी क्वेश्चन को अथवा करके पूछा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बिहार। बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है वो सर्वाधिक है। और एक बात और आपको बता दें, जनसंख्या घनत्व क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि जो है आप डिटेल में समझते चले जनसंख्या घनत्व क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान शब्दों में मैं आपको सिंपल वर्ड में आपको समझाऊंगा। मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ये क्षेत्र है, मान लो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है ये, ठीक है। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ठीक है, 1 किलोमीटर का एरिया होना चाहिए, स्क्वायर एरिया होना चाहिए, और उसमें जितने व्यक्ति निवास करेंगे उन सभी की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दोस्तों आपको बता दें बिहार में है। ठीक है, बिहार में है। बिहार में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 1102 लोग रहते हैं। ठीक है, और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में, यहाँ पे 1 किलोमीटर एरिया में 17 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, सबसे अधिक कहाँ पे है, सबसे अधिक है बिहार में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है, जो पिछली बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावना है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उस जनगणना के अनुसार देखा जाए नगरीय जनसंख्या कहाँ पे ज़्यादा है, यानी शहर में निवास करने वालों की संख्या ज़्यादा कहाँ पे है और कहाँ से, मतलब कहाँ पे गांव से लोग नगर में जाते हैं। ठीक है, वो कौन सा शहर है, उस शहर का नाम बताना या उस राज्य का नाम बताना है। तो जवाब इसका होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक जो है नगरीय जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कौन सी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। जवाब इसका होगा दोस्तों 121 करोड़। 121 करोड़ जो है जनसंख्या है। ठीक है, देखेंगे 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण जनगणना नहीं हो पाई। तो हमारे पास डाटा जो है 2021 का नहीं है, 2011 के ही एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2011 के अनुसार ही पूछा जाएगा, और 2011 के अनुसार हो जाएगा 121.01 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है। मतलब ये है कि ऐसे कौन से समूह हैं जो विशालतम, मतलब बड़े भाषा समूह क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। लगभग 74% जो है भारतीय आर्य की जो भाषा समूह के लोग हैं। ठीक है, तो उसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय आर्य। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेंगे इसको। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या घनत्व सबसे कम पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ पे दोस्तों वो ऑप्शन नहीं दिया है। मैंने भी पहले आपको शुरू में बता दिया कि अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या सबसे कम है, तो यहाँ पे राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसको मैं करेक्शन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखा गया है, तो अरुणाचल प्रदेश सबसे कम है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है। दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा है। तो इसका जवाब हो जाएगा, सबसे पहले तो धार्मिक समुदाय में देखा जाए तो हिंदू। ठीक है, सबसे पहले, इसके बाद आते हैं मुस्लिम का नंबर। ठीक है, इसके बाद आता है मुस्लिम नंबर। तो दूसरे नंबर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। इसका आंसर देख लीजिए,
इसका आंसर हो जाएगा मुस्लिम। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक समुदाय भारत में सबसे छोटा समुदाय है? देखिए सबसे बड़ा भी पूछा है, ठीक है, नहीं सबसे बड़ा नहीं, दूसरे नंबर का पूछा है। ठीक है, दूसरे नंबर का, पहला मैंने आपको बता दिया कि हिंदू हो गया, ठीक है, दूसरा क्या हो गया, मुस्लिम हो गया, और सबसे अगर कम पूछ ले आपसे तो ध्यान रखेंगे बौद्ध सबसे कम है। ठीक है, धार्मिक समुदाय जो है भारत में बौद्ध सबसे कम है। इसके बाद बात करते हैं अगली क्वेश्चन। अगला देखिए यहाँ पे लिखा गया है क्वेश्चन, मलिन बस्तियों की संख्या कहाँ सर्वाधिक है? मलिन जो बस्तियां होती हैं यहाँ पे सर्वाधिक किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक धारावी स्थान है, धारावी करके नाम है उसका। ठीक है, यहाँ पे जो है जनसंख्या में देखा जाए तो मलिन बस्तियों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत सारी मूवी में भी दिखाया गया है मलिन बस्तियों को, जो है धारावी जो है ये महाराष्ट्र में पड़ता है। तो महाराष्ट्र में मलिन बस्तियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो नदी तट पर अवस्थित नहीं है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है आगरा, भोपाल, पटना, कोलकाता। ठीक है, अगर मैं आगरा की बात करूँ तो ये है यमुना नदी के तट पर। ठीक है, ये है आपका यमुना नदी के तट पर, आगरा हो गया आपका यमुना नदी के तट पर, पटना हो गया गंगा नदी के तट पर। ठीक है, और कोलकाता हो गया हुगली नदी के तट पर। ठीक है, हुगली नदी के तट पर। ध्यान रखेंगे कोलकाता हुगली नदी के तट पर है, जो कि गंगा नदी की एक जो है वितरिका है। वितरिका मतलब ये होता है, मैं आपको सिंपल और में थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। जैसे गंगा नदी ऐसे बहती है, गंगा नदी जैसे पश्चिम बंगाल में पहुंचती है, इसकी दो धारा बढ़ जाती है। जब दो धारा बढ़ जाती है तो इसी को वितरिका कहा जाता है। जब कोई नदी आके कहीं मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है। जब कोई नदी किसी नदी में आके मिलती है तो उसे संगम कहा जाता है। और जब किसी मुख्य नदी से एक छोटी सी नदी जब अलग होती है तो उसे वितरिका कहा जाता है। ठीक है, तो जो ये नदी अलग होती है इसका नाम है हुगली नदी। ठीक है, इसका नाम है हुगली नदी पश्चिम बंगाल में। और जो दूसरी शाखा होती है ये चली जाती है बांग्लादेश में, और इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है कि इसकी राजधानी कोलकाता यही हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ना कि गंगा नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भोपाल। भोपाल किसी की नदी के तट पर स्थित नहीं है। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? देखिए प्राचीन नगर वैसे तो देखा जाए वाराणसी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में वाराणसी नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है प्रयागराज भी है, पटना भी है, मथुरा में ये सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है प्राचीन नगर के अंतर्गत आते हैं। आपको दोस्तों एक छोटा सा ट्रिक बता दें, जब किसी प्रश्न का ऐसे जो है पूछे कि जो है मतलब इसमें इनमें से लास्ट वाला सभी आंसर दिए रहेंगे। ठीक है, इन्हें डी वाला जो रहेगा ये सभी अगर आंसर दिया है, ये सभी ऑप्शन दिया है तो वही सही होता है। 99% जो है आप ये ध्यान रखेंगे, जब डी वाला ऑप्शन ये सभी हो तो आंख बंद करके डी वाला लगा देंगे, वो 100% सही होता है। 99% सही होता है, 1% गलत होने का चांस है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको लगता है कि प्रश्न में ए सभी पूछा है, लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन, तो ए सभी जो है आप कर देंगे, वो आपका 99% सही होता है। ये छोटी सी ट्रिक है। ठीक है, आगे देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन नगर है? पर्यटन नगर तो देखा जाए वैसे सभी है, लेकिन यहाँ पे प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो प्राकृतिक दृष्टि से नैनीताल है। नैनीताल जो है प्राकृतिक वादियों में बसा हुआ है, तो नैनीताल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से नगरों का कौन सा वर्ग अपने पद अनुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? यहाँ पे नगरों को क्रम अनुसार लगाना है, तो चलिए इसको ऑप्शन लगाते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया गया है, इसका आंसर जो है लास्ट वाला डी वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों सही होगा? एक बृहन मुंबई है, कोलकाता है, दिल्ली है, चेन्नई है। बड़े नाम महानगर को मिलाना है। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको जो है पढ़ाया गया होगा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के बारे में। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो ये 4 महानगरों को जोड़ती है, जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहा जाता है। और इसका नाम है, जो ऊपर मिलता है यहाँ पे दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है, फिर इसके बाद यहाँ मुंबई है, और यहाँ पे है आपका चेन्नई, और इसके बाद यहाँ पे है कोलकाता। ये 4 महानगर हैं, ये 4 महानगर हैं जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना कहलाते हैं। ये भी एक सवाल बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक तो मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया। ये 4 महानगर ऐसे हैं जहाँ पे वैसे तो सब में ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसको क्रम अनुसार लगाना, तो क्रम अनुसार लगाने में इस प्रकार से जो है आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं, खरीफ की फसल का समय क्या है? खरीफ की फसल का समय क्या है? देखिए, अब जब बोर्ड परीक्षा फरवरी में आप देंगे, ठीक है, देंगे फरवरी में पेपर, तो उस टाइम पे जो है कौन सी फसल चलेगी? उस टाइम पे चलेगी रबी की फसल, ठीक है। रबी के बाद कौन सी फसल आती है? रबी की फसल के बाद आती है जायद की फसल, और जायद के बाद क्या आती है? जायद के बाद आती है खरीफ की फसल। यानी जब मानसून का आगमन होता है, जून जुलाई में जब वर्षा स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे आता है खरीफ की फसल। खरीफ की फसल में धान की रोपाई होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अभी देखिए क्या चल रहा है, रबी की फसल चल रही है, ठीक है। रबी के बाद फिर क्या चलेगा? रबी के बाद चलेगा जायद की फसल चलेगा। अगर आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा जायद की फसल। जायद की फसल वो होती है जिसमें खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज ये सब आते हैं। जायद की फसल हो गया। इसके बाद दोस्तों आता है आपका खरीफ की फसल, ठीक है। खरीफ का फसल मानसून के आगमन के साथ बोया जाता है। तो यहाँ पे कब बोया जाता है? जून में बोया जाता है। जब मानसून का आगमन होता है जून में, तब बोया जाता है। जून से सितंबर तक खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, रबी के फसल का समय क्या है? मैंने अभी कब बता दिया आपको, रबी की फसल जो है वो अक्टूबर जो है में अक्टूबर में बोई जाती है, लगभग मार्च जो है मार्च अप्रैल में काट ली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, रबी की फसल का बोने का समय क्या होता है? अक्टूबर। जब शीतकालीन शुरुआत होती है तो रबी की फसल की बुआई स्टार्ट होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा भू उपयोग समवर्ग नहीं है? तो आइए देखते हैं कौन सा जो है भू उपयोग समवर्ग नहीं, इसका आंसर देखते हैं। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा बी, सीमांत भूमि। करेक्ट आंसर सीमांत भूमि बी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शुष्क फसल है, तो यहाँ पे शुष्क फसल क्या है? शुष्क फसल यानी ड्राइनेस जो फसल होते हैं वो कौन कौन से हैं? मैंने अभी आपको ट्रिक बताया था, ट्रिक ये बताया था, जब डी वाला ऑप्शन ए सभी दिखाई दे तो आंख बंद करके आप डी वाला ऑप्शन लगा देंगे, सही हो जाएगा। तो बाजरा, मूंग और चना ये सब आते हैं शुष्क फसल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सा फसल नहीं बोई जाती है? तो गन्ना जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुष्क कृषि में ये नहीं बोया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला है, हरियाली परियोजना किससे संबंधित है? ये आपसे पूछा जाएगा कि हरियाली एक परियोजना है, ये परियोजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर होगा यहाँ पे जल संभर विकास से संबंधित है। जल संभर विकास से संबंधित मतलब ये होता है कि जल को संचित करना, जल को बचाना, जल संरक्षण करना। तो जो है हरियाली तभी होगी जब पानी होगा, ठीक है, और पानी तभी होगा जब वर्षा होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बरसात होती है, ठीक है, जब वर्षा का सीजन आता है तो चारों ओर नज़र उठा के आप देखते हैं, तो चारों नज़र उठा के जब देखेंगे ना तो चारों ओर आपको क्या दिखाई देगी? चारों ओर आपको हरियाली ही दिखाई देगी, ठीक है। चारों ओर आपको हरियाली ही दिखाई देगी क्योंकि उस टाइम पे पानी, सभी छोटे बड़े पौधे सब पानी पा जाते हैं और पानी पाते ही उनके चेहरे खिल जाते हैं। जैसे आप भूखे हों, आपको बहुत भूख लगी हो या आपको बहुत प्यास लगी हो और आपको उस टाइम पे भूख लगी हो तो भोजन मिल जाए, प्यास लगी हो तो पानी मिल जाए, तो आपके चेहरे पे क्या जो है ग्लो नहीं आता है? बिल्कुल ग्लो आता है, क्योंकि जब भूख लगती है तो चेहरा उदास हो जाता है, पानी लगा प्यास लगती है तो जो है पूरा जो है चेहरा सूख जाता है, मुँह सूख जाता है। लेकिन जैसे ही पानी मिलता है तो हमारे जो है पूरी बॉडी में पानी जब जैसे जाता है तो हमारे चेहरे पर ग्लो आ जाता है। उसी प्रकार से जो छोटे छोटे पौधे या बड़े से बड़े पौधे जब पानी पा जाते हैं बरसात के समय में तो खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती है। तो हरियाली किससे संबंधित है? जल संभर विकास से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए, भारत में विश्व जल संसाधन का कितना भाग पाया जाता है? भारत में जल संसाधन का पूरे विश्व में कितना भाग पाया जाता है? तो यहाँ पे देखिए इसका 4% आंसर सही होगा। यहाँ पे 4% आंसर सही होने का मतलब क्या है देखते हैं जरा। इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे 3% जो है 3% ग्लेशियर है। क्या है? 3% इसमें जो है ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की चट्टानें, ठीक है। जैसे हिमालय है, हिमालय पे बर्फ जमा हुआ है, तो 3% क्या है? ग्लेशियर है। 1% क्या है? 1% पीने योग्य पानी है, और वो पीने योग्य पानी में देखा जाए तो इसमें से लगभग जो है 0.25% ही सिर्फ भूमिगत पानी है जो हम नल से निकालते हैं या टुलू पंप से निकालते हैं, जो खेतों में सिंचाई करते हैं, वो सिर्फ 0.25% है। बाकी 0.75% जो है नदी में, झील में, नहर में, तालाब में यहाँ पे पाया जाता है। तो इस
पूरा मिला के देखा जाए तो कुल मिला के 4% पूरे जल संसाधन पूरे विश्व का है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे घबराना नहीं, क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल अलग हो सकता है, लेकिन जो है आपको क्रमवारी लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न में से जल किस प्रकार का संसाधन है? इंपॉर्टेंट है, अभी से हाईलाइट कर लो भैया इसे। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, या अनवीकरणीय संसाधन है, या जैव संसाधन है, या चक्रीय संसाधन है? तो किस प्रकार का संसाधन है? तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता है। अजैव संसाधन का मतलब क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाऊं। जैसे मैं लिखूँ एक वर्ड यहाँ पे लिखूँ सफल। ठीक है, तो सफल का मतलब क्या होता है? सफल का मतलब ये होता है कि वो पास हो चुका है। ठीक है, अगर मैं इसके आगे जो है यहाँ पे छोटा आ लगा दूं, ध्यान रखेंगे छोटा आ लगा रहा हूँ, अब मैं फिर इस सेंटेंस को पूरा पढूं असफल, तो क्या वो पास है? पास नहीं है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखेंगे जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाता है तो वहाँ पे नकारात्मक या नहीं शब्द आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है अजैव, तो जैव का मतलब क्या होता है? जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन होता है, जो जीव जंतु वनस्पतियाँ होती हैं वो जैव संसाधन है। अब यहाँ पे लग गया है दोस्तों आ, अब इसका मतलब ये क्या हो गया? अजैव। अजैव का मतलब ये है कि जिसमें जान नहीं होता है, जिसमें जान नहीं होता है, जो जीवित नहीं है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे देखा जाए तो पानी जीवन देता है। ठीक है, उसमें जान होती नहीं है लेकिन जीवन देता है। तो यहाँ पे जो ये जो पहला ऑप्शन है ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए अनवीकरणीय। ठीक है, नवीकरणीय का मतलब ये होता है कि जिस संसाधन को हम नया बना सकते हैं उसे नवीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो या पुनः निर्मित कर सकते हैं। जैसे मान लो पानी है, पानी को क्या पुनः प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके शब्द इसके आगे क्या लग गया है? छोटा आ लग गया है, मतलब हम पानी को पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, यही तो इसका मतलब हो गया। या किसी चीज़ को हम नया नहीं बना सकते हैं, यही तो बात हो गया। इसका मतलब ये है कि हम पानी को नया बना सकते हैं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। जैव संसाधन, पानी में जीवन नहीं है, मैंने पहले आपको बता दिया कि पानी में जीवन नहीं है। पानी जीवन देता है लेकिन पानी में जीवन नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन का मतलब ये होता है कि जैसे गर्मी के महीने में सब ताल तलैया जो होते हैं वो सूख जाते हैं, वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होकर जो है वो पानी ऊपर चला जाता है, इन्हें सब जो तालाब वगैरह होते हैं वो सब सूख जाते हैं। अब यहाँ पे जो है चक्रीय संसाधन जब ये होता है कि जब पानी सूख जाते हैं फिर ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा? क्लाउड बनेंगे, फिर बारिश होगी। ठीक है, वही पानी जो नीचे था वो ऊपर जाकर फिर नीचे आया है, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाकर फिर नीचे आएगा। इसका मतलब है कि ये चक्र की तरह चलता रहता है। तो पानी क्या है? चक्रीय संसाधन है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगा है लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी, इसको कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 2002। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2002 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अभी देखिए जैसे अगर ट्रेन में आप सफ़र किए होंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जो ट्रेन में पानी मिलती है, एक बोतल जो पानी मिलती है वो 20 रुपये का मिलता है। कितने का मिलता है? 20 रुपये का मिलता है। आज 20 रुपये का पानी मिल रहा है, कभी 200 रुपये का भी मिलेगा, ध्यान रखेंगे। और ऐसे समय आता रहेगा तो कभी वो पानी 2000 का भी मिलेगा। ठीक है, तो लोग यही कहेंगे भैया 2002 तब पानी लो, 2002 तब पानी लो। इसका मतलब ये है कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की गई थी? 2002 में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि डाटा है। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछा गया है दोस्तों कि वर्षा जो होती है वो जल कैसा होता है? क्या वर्षा जो होती है उसके द्वारा लवणीय होता है, या लवणीय होता है, या पृष्ठीय होता है, या फिर वायुमंडलीय होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलवणीय होता है। मैंने अभी आपको बताया था कि जब किसी शब्द के आगे छोटा लग जाए तो उसका मतलब नकारात्मक होता है वहाँ पे। तो लवणीय का मतलब खारापन और अलवणीय का मतलब खारापन नहीं है। तो जो वर्षा का जल होता है आप उसे पी सकते हैं, उसमें खारापन नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अलवणीय हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पे यह है कि गंगा नदी भारत के किस भाग में बहती है? उत्तर में बहती है, पूर्व में, पश्चिम में, या दक्षिण में? तो गंगा नदी बहती है उत्तर में। थोड़ा सा मैं आपको इमेजिन कराऊं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए भारत का कुछ प्रकार से जो है नक्शा देख लेते हैं। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं महसूस करा दूँ यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो समझ लेते हैं, गंगा नदी उत्तराखंड के जो है गोमुख से निकलती है और इसके बाद जो है उत्तराखंड, यूपी, फिर इसके बाद थोड़ा सा झारखंड, फिर इसके बाद जो है बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल में बहती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो गंगा नदी जो यहाँ पे बहती है, इसका मतलब ये है कि इस किस भाग में बहती है, उत्तरी भाग में बहती है, ये उत्तर में बहती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा जाती है, तो यहाँ से जब कर्क रेखा जाती है तो इसका ऊपर वाला भाग उत्तर हो जाएगा और नीचे वाला भाग क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। तो गंगा नदी कहाँ बह रही है, उत्तर में बह रही है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में जल अधिनियम कब बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है, अभी से इसको साथ में देख लो, ठीक है, देख लो अच्छे से। यहाँ पे देखिए, अगर आप खाना खा रहे हैं, ठीक है, खाना खा रहे हैं तो साथ में क्या चाहिए आपको, साथ में चाहिए भैया अचार चाहिए। क्या चाहिए, साथ में चाहिए आपको अचार चाहिए। खाना खा रहे हो तो साथ में क्या चाहिए आपको, अचार चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक अंक दिखा रहा हूँ, साथ में 7, साथ में 7 और 4 यानी 4 निकलेगा, ठीक है। तो साथ में क्या खाएंगे, अचार खाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, 74 है, 7 4, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस प्रकार से ट्रिक्स याद करिए। 1974 में जो है जल अधिनियम बनाया गया था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल अधिनियम। तो जो आप खाना खा रहे हो साथ में क्या चाहिए, अचार चाहिए। तो सब में 19 तो है, ये तो कॉमन है, लेकिन 7 अचार मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। तो 774 हो जाएगा, सॉरी 1974 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत राज्यों में किस राज्य में भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा जो है किया जाता है। तो यहाँ पे तमिलनाडु में भौम जल का मतलब ये होता है कि जो भूमि से निकाला जाता है, जैसे हम नल से निकालते हैं, ट्यूबवेल से निकालते हैं, वो होता है भौम जल, ठीक है। तो भौम जल जो है सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, वो तमिलनाडु में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी से इसे हाईलाइट कर लीजिए, एग्जाम में आने की 99% चांस है इस क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। तो तेल क्षेत्र जो है वो असम में स्थित है, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु यहाँ पे तेल क्षेत्र स्थित नहीं है, क्योंकि असम जो है, जो असम ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसकी घाटियों के आसपास क्षेत्रों में खनिज तेल उत्पादन किया जाता है। तो असम में जो है खनिज तेल जो है उत्पादन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का फंसने वाले हैं। इस चैप्टर से जो खनिज एवं ऊर्जा संसाधन चैप्टर है, इस चैप्टर से पक्का सवाल हर साल पूछा जाता है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। तो पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था तारापुर में। कहाँ पे, तारापुर में। और तारापुर कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तारापुर पड़ता है दोस्तों महाराष्ट्र में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारापुर। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बॉम्बे हाई खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई किस खनन के लिए प्रसिद्ध है, ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। इसको ध्यान रखेंगे कि बॉम्बे हाई जो है वो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। तो भूरा हीरा के नाम से वो जाना जाता है जो लिग्नाइट होता है, ठीक है। क्या होता है, लिग्नाइट जो है भूरा हीरा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको भी। खेतड़ी निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी प्रसिद्ध है किसके लिए, तांबा के लिए। किसके लिए, तांबा के लिए। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए। और खेतड़ी कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। कोयले के संचित राशि तथा उत्पादन दोनों ही दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो झारखंड जो है कोयले के उत्पादन में और संचित यानी जमा करने में भी जो है झारखंड जो है पहले स्थान पे है। झारखंड में एक स्थान है झरिया, ठीक है, झरिया। इस झरिया में जो है काफ़ी ज़्यादा कोयले का उत्पादन किया जाता है। तो झलिया जो है, झलिया नहीं झरिया, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 32 देखिए, 32 क्वेश्चन नंबर, परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो देखिए कब की गई थी, 1954 में, ठीक है, 1954 में की गई थी। 1954 में परमाणु ऊर्जा की स्थापना की गई थी, इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे एक बार इसको। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि बॉक्साइट का उत्पादक राज्य सबसे बड़ा कौन सा है, उड़ीसा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है, कौन सा, ये वाला क्वेश्चन नंबर 34 है।
निम्न में से कौन सा ऊर्जा अनवीकरणीय स्रोत है? मैंने बताया था अनवीकरणीय का मतलब वो होता है कि जिसे हम नया नहीं बना सकते हैं या जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सूर्य से प्राप्त हो रही ऊर्जा को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, पवन को भी पुनः प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हीट टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है, उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जो हीट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 35, निम्न में से कौन सा ऊर्जा गैर नवीकरण स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत है, इसका आंसर देख लीजिए। उसी क्वेश्चन को दोस्तों थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे भी इसका आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा, जल विद्युत, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा वो होती है जो समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं उसके द्वारा जो एनर्जी बनाई जाती है, उससे जो होते हैं ज्वारीय ऊर्जा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तापीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, भारत का बोकारो शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बोकारो दोस्तों लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और बोकारो है ये कहाँ पड़ता है? आंसर होगा झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झारखंड में पड़ता है बोकारो, इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा आपको ध्यान में जो है रख दूं इसको, कि आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं ऐसे करके। जैसे मान लो यहाँ पे एक छोटी सी ऐसे कार बना लेते हैं इमेजिन करने के लिए थोड़ा सा। ठीक है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे कार का जो मालिक है अपने नौकर से कहता है, ए भाई साहब सुनो ध्यान से, जो कार का मालिक अपने नौकर से कहता है कि वो कार झाड़ दो, वो कार क्या कर दो? झाड़ दो। तो देखिए कह रहा है कि वो जो कार है वो कार झाड़ दो। ठीक है, ट्रिक है, वो कार झाड़ दो, वो कारो हो जाएगा, झाड़ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। तो बोकारो शहर कहाँ पे है? झारखंड में है। किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? तो राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर होकर जाती है। मैं थोड़ा सा इसको भी आपको एहसास करा दूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए भारत है, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, पूरा डिटेल में समझ लेंगे तो तुक्का मारने की नौबत नहीं आएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे इतने में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी, और यहीं से जो है एक नदी बहती है इसका नाम है सतलज नदी। कौन सी नदी? सतलज नदी। ये जो नदी है ये नीचे वाली ये सतलज नदी है, और ये नदी जो है ऊपर वाली ये सिंधु नदी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक नदी आके मिलती है ब्यास नदी, इसमें आके नदी मिलती है ब्यास नदी, और यहीं से एक नहर निकाली गई है, और इस नहर का नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान के मरुस्थल से होकर गुजरती है, और ये राजस्थान में सबसे ज़्यादा बहती है, और भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाएगा तो आंसर क्या लिखेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1951। देखिए भारत में संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं ना, तो संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950 को। उसके एक साल बाद पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी, लेकिन जब भारत में कानून आया था तभी शुरू हुआ था, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 1950 में जो है संविधान लागू हुआ, देश में कानून लागू हुआ, और उसके बाद जो है यहाँ पे 1951 में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जो निशान लगा है ये निशान गलत है, यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से क्यों होगा, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी आप समझ लीजिए। ठीक है, मैंने अभी आपको भारत का जो है मैप बना के जो है आपको मैंने गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि गंगा जो नदी है वो किस प्रकार से बहती है। तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, एक बार फिर से यहाँ पे देख लीजिए। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तराखंड से होते ही यूपी, इसके बाद जो है झारखंड, बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल में जाती है, लेकिन मध्य प्रदेश में गंगा नदी नहीं बहती है। तो यहाँ पे देखिए बिहार में बहती है गंगा नदी, झारखंड में थोड़ा सा बहती है, और इसके बाद जो उत्तराखंड में तो बहती ही है। तो ये तीन राज्य नमामि गंगे के नाम से प्रसिद्ध हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बहती, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, ITDP निम्न में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो ITDP क्या होता? ITDP। ठीक है, ITDP क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपका आंसर हो जाएगा सी, समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम होता है इसको, ठीक है। समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम होता है, इसका पूरा नाम है, इसका पूरा नाम देख लीजिए, हिंदी में तो बता दिया मैंने, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको बोलते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड ट्राइब डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं इसको, हिंदी में कहते हैं समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम, ठीक है। ITDP के नाम से जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार जरूर देख लेंगे। सवाल अगला है, पार महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य है? स्टुअर्ट महामार्ग किनके मध्य है? नया चैप्टर है, क्वेश्चन पक्का बनेगा इस चैप्टर से, जरूर से देखें। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डरबन और मेलबर्न। डरबन और मेलबर्न जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डरबन और मेलबर्न हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संसार का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सा है? इसमें राइन नदी है, राइन नदी का जो है एरिया जो है वो राइन नदी से जो है जलमार्ग ज़्यादा, मतलब ज़्यादा जो है वहाँ से व्यापार होता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा व्यस्ततम जो नदी है वो राइन नदी है, ये पड़ता है यूरोप महाद्वीप में। कहाँ पे? यूरोप महाद्वीप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे इसको, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में पड़ता है और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे लंबा रेल मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, किस देश में रेल मार्ग का जाल सघनतम घनत्व पाया जाता है? तो किस देश में सबसे ज़्यादा रेल जो है, रेल मार्ग जो है वो बिछाया गया है, उसके बारे में यहाँ पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, USA जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से आपको जो है USA दिखाई देगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जो है, यहाँ पे USA है, ठीक है, यहाँ पे USA है, तो जो USA है यहाँ पे USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए अभी से ही तुरंत, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को, ठीक है, नहीं सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे जो पनामा नहर है इसका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ पे कैसे होगा मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराऊँ, इसका मानचित्र दिखा के। यहाँ पे मान लीजिए एक महाद्वीप है और उस महाद्वीप का नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे दिखाई देगा, और यहाँ पे नीचे बना देते हैं इसका, ये नीचे बनाते हैं साउथ अमेरिका, तो यहाँ पे नीचे दोस्तों साउथ अमेरिका है। अब ध्यान से बात को समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे पड़ेगा आपका अटलांटिक महासागर, ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा अटलांटिक महासागर है, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है क्योंकि हाथ से लिख रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, और इस साइड में है प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर, क्योंकि ठंडी का मौसम है तो इसलिए लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, लेकिन यहाँ पे अटलांटिक महासागर है, ठीक है, यहाँ प्रशांत महासागर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर, पनामा देश में जो है पनामा नहर बनाई गई है, और ये किसको जोड़ती है? तो जवाब इसका होगा प्रशांत महासागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, यहाँ पे स्वेज नहर किसको जोड़ती है? ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो ये भी थोड़ा सा मैं आपको मानचित्र के माध्यम से इमेजिन करा दूं, जो भी आपको बताएंगे वो अच्छे से समझा देंगे, मानचित्र के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि जो भी भूगोल होता है अगर मैपिंग के माध्यम से नहीं समझेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा होता है, तो इसलिए मैपिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से जो है आपको जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बारे में थोड़ा सा आपको इमेजिन करा दें। तो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, यहाँ पे है अफ्रीका महाद्वीप, और जो है इस प्रकार से जो है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है जो है, ये है लाल सागर, ठीक है, ये है लाल सागर, ठीक है, और यहाँ पे है ये जो है, ये है भूमध्य सागर, ठीक है, ये है आपका भूमध्य सागर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया है, जो आप ये देख रहे हैं, ये इसको यहाँ पे इसको इतना जोड़ के जो है यहाँ पे एक नहर बनाया गया है, और इसी नहर का नाम है स्वेज नहर, ठीक है, इसी नहर का नाम है स्वेज नहर। तो स्वेज नहर किसको जोड़ दिया है? एक लाल सागर को, दूसरा भूमध्य सागर को, ठीक है। तो यहाँ पे आप इमेजिन दे सकते हैं, मानचित्र में आप देख लीजिए, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे स्वेज नहर बनाया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन अगला है कि बृहद ट्रंक मार्ग होकर जाता है,
तो बृहद मतलब क्या होता है, बड़ा। ट्रंक मार्ग एक ऐसा रास्ता है जो बहुत बड़ा रास्ता है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, चैनल टनल जोड़ता है, चैनल टनल जोड़ता है। चैनल का मतलब होता है यूट्यूब चैनल नहीं, चैनल का मतलब ये होता है, जैसे मान लो ये कोई क्षेत्र है, ठीक है, कोई एक क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे मान लो श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे जो स्पेस है, जब किसी क्षेत्र का जो सकरा वाला रास्ता होता है पानी को, उससे चैनल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंडिया का ये है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है। 10 डिग्री का चैनल का मतलब ये होता है कि पानी का सकरा वाला भाग, उससे बोलते हैं चैनल, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल जो होता है वो सकरा वाला भाग होता है और पेरिस या लंदन के बीच में है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इमेजिन कराऊँ, चलिए मानचित्र के माध्यम से इसको भी आपको दिखा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो समझने में। यहाँ पे मान लीजिए ये है जो है अफ्रीका महाद्वीप, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा बन जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, फिर से बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे जो है यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, यहाँ पे जो है अफ्रीका महाद्वीप का यहाँ पे हो जाएगा और इसके बाद जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पे यूरोप महाद्वीप आएगा यहाँ पे। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पड़ता है यूके। यूके का मतलब होता है यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पड़ेगा आपका फ्रांस, और फ्रांस में एक यहाँ पे जगह है, उस जगह का नाम है पेरिस, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस। और यहाँ पे बर्लिन, और यहाँ पे सॉरी फॉर दैट, यहाँ पेरिस हो गया और जो है यहाँ पे लंदन, ठीक है। यहाँ पे यूके की राजधानी क्या है, लंदन। अब इसको यहाँ से जोड़ता है, तो ये जोड़ता है, ये इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो चैनल टनल है, टनल में क्या होता है, सुरंग होता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरिस और लंदन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, बिग इंच पाइपलाइन पार द्वारा प्रवाहित होता है। तो बिग इंच पाइपलाइन द्वारा प्रवाहित क्या होता है, इसको देखते हैं। दोस्तों जो बिग इंच पाइपलाइन है वो पेट्रोलियम से संबंधित है। बिग इंच पाइपलाइन क्या होता है, एक बड़ी सी पाइपलाइन बिछाई गई है जिससे जो है पेट्रोलियम जो है वो आता जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पाइप बिछाया गया है, उसमें पेट्रोलियम जो है उसका आदान प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का द्वार किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो द्वार होता है वो समुद्र के पत्तन होते हैं, ठीक है। तो समुद्री बंदरगाह कहें या पत्तन कहें, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से जो है भारत के बहुत सारे बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से जो है अलग अलग देशों में जो है व्यापार किए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो द्वार होता है उससे समुद्री पत्तन या बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, संसार के अधिकांश महान पत्तन इस प्रकार से वर्गीकृत हैं। इसमें जो है आंसर जो है ये आपका विस्तृत पत्तन होगा, इसमें 3 आंसर ही गलत हो गया है, लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिखाई देगा वो ऑप्शन आपको दिखाई देगा विस्तृत पत्तन, तो आप करेक्ट आंसर कर देंगे विस्तृत पत्तन, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, किस महाद्वीप में कौन सा एक विश्व व्यापार सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो किस में जो है विश्व व्यापार जो है प्रवाह सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है कि किस महाद्वीप में विश्व व्यापार होता है, तो यूरोप में सबसे ज्यादा विश्व व्यापार होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोप, ठीक है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक एक संस्था है, इसमें वेनेजुएला जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ओपेक का सदस्य है, ठीक है। और वेनेजुएला पड़ता है कहाँ पे, मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये वेनेजुएला पड़ता है आपका यहाँ पे, वेनेजुएला पड़ता है आपका जो है साउथ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ पड़ता है वेनेजुएला, साउथ अमेरिका में पड़ता है वेनेजुएला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 है, बस बहुत करीब आ चुके हैं, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। निम्न में से व्यापार समूह में से भारत किसका एक सदस्य है। तो यहाँ पे साप्टा का जो है, साप्टा एक संस्था है, इसका सदस्य है भारत। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, निम्न महाद्वीप में किस एक का विश्व व्यापार सबसे कम है। तो अफ्रीका विश्व व्यापार सबसे कम है, सबसे ज्यादा किसका है, यूरोप का है। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, यूरोप में, सबसे कम कहाँ पे, अफ्रीका में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है। विश्व व्यापार संगठन को इसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना 1995 में की गई थी और इसकी जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है, जिनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जिनेवा, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं।
प्रवास के लिए। ये प्रवास के प्रकार हैं प्रतिकर्ष और अपकर्ष। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र ये है, कोई एक क्षेत्र ये है, ये मान लेते ए है, ये मान लेते बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जिस स्थान से लोग चले जाते हैं, मान लो यहाँ से कुछ लोग यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। जब यहाँ से जाते हैं, जहाँ से जाते हैं, ध्यान रखेंगे मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे, जहाँ से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहते हैं, और जहाँ को जाते हैं, जहाँ को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है। अप मतलब आना, प्रति मतलब जाना, तो हम कह सकते हैं कि अप मतलब आना, जहाँ को जाते हैं उसे अपकर्ष कारक कहा जाता है, और जहाँ से जाते हैं उसे प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों अगला देखिए, यहाँ पे शोर का स्तर किस इकाई से मापा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। डेसिबल में शोर की जो है इकाई मापी जाती है, तो इसका राइट आंसर डेसिबल हो जाएगा। क्वेश्चन 59 देखते हैं। निम्न से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अम्ल वर्षा कारण क्या होता है? जो वर्षा अम्लीय होती है वो जब वायु प्रदूषण होता है, क्योंकि वायु के द्वारा ही ऊपर जाके जलवाष्प जाते हैं, तो जलवाष्प जैसा जाएगा वैसा बारिश होगा। तो जलवाष्प वायु प्रदूषण के द्वारा जाता है तो वायु ही प्रदूषित रहेगा, तो जलवाष्प भी प्रदूषित होगा, है ना। और जलवाष्प जब प्रदूषित होगा तो वर्षा कैसी होगी? अम्लीय होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, प्रदूषित जल के सेवन से होने वाला रोग क्या है? मैंने आपको बताया था शुरू में, जब किसी क्वेश्चन को लास्ट में ये सभी दिया रहे तो समझ जाना आंसर क्या होगा उसका, ये सभी। बस दोस्तों 6 क्वेश्चन और बचे हैं, 66 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, और इसी क्वेश्चन में से आपके पेपर में आने वाले हैं 60 क्वेश्चन हो जाएगा। 6 क्वेश्चन और देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, जल प्रदूषण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1974 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्न से कौन सा रोग जलजन्य है? जलजन्य है, अतिसार जो है वो जलजन्य है, अतिसार जो है वो जल से होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, निम्न में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो सभी को पता होगा यमुना नदी जो है सबसे अधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। बस दोस्तों ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, इसको फटाफट देख लेते हैं। भू निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? ये सभी आंसर लगा दीजिए चुप मार के, कोई दिक्कत नहीं होगा। गंदी बस्तियां की समस्या क्या है? ये सभी आंसर लगा दिए चुप मार के, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन लास्ट देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन, वायु प्रदूषण नहीं होता है किसके द्वारा? स्वच्छ वायु क्षेत्र में वायु प्रदूषण नहीं होता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 66 क्वेश्चन आपको मैंने कराए हैं, यहाँ पे देख लीजिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके आपको कराए हैं। अगर इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो पक्का है इसी में से आपके एग्जाम में आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।